नेक्स्ट पीपीटी का टॉपिक है बैंकिंग एनवायरनमेंट। तो उसका सेकंड पेज में आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव इन इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए, उनके द्वारा पहल की गई, ताकि लोग बागों को फाइनेंशियल फैसिलिटी सभी लोग बागों को एट एट देयर नियरेस्ट प्लेस एट अ मिनिमम कॉस्ट एंड अवेलेबल टू ऑल, सभी के लिए अवेलेबल हो जाए। तो गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव, जैसे कि पहले भी बताया था मैंने, जनधन योजना है। जनधन योजना में मोदी गवर्नमेंट ने सभी लोगों के जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोले थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिए जाते हैं, उद्योग धंधे चालू करने के लिए लोन दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिन लोगों की आर्थिक तंगी के कारण इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होती, उन लोगों को उद्योग धंधे चालू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है चैलेंजेस इन रीचिंग द अनबैंक्ड पॉपुलेशन। सभी लोगों तक फाइनेंशियल सर्विस पहुंचाने के लिए क्या क्या का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट इज challenges to providing financial service to the unbanked, जो geographical barriers, lack of awareness and limited access। तो इसमें जियोग्राफिकल जो भौतिक संरचना है इंडिया की, वो बहुत ही डिफरेंट है सभी लोगों के लिए। इंडिया में बहुत सारे कल्चर रहते हैं। जैसे कि एक इंस्टेंस देखा जाए तो हमारे मुस्लिम जो कल्चर रहता है, वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस यदि देखें तो लोन लेना और देना उनके धर्म के हिसाब से गलत माना जाता है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम जो है वो बैंकिंग सिस्टम में अपना इन्वॉल्व भी नहीं करते हैं, अपने बैंकिंग सिस्टम का ना तो लाभ लेते हैं और ना बैंक में इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसे ही कई जो है कम्युनिटी हैं, अपने उनके इंडिविजुअल धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज हैं जिसके कारण गवर्नमेंट को इन लोगों तक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं किसी धार्मिक समुदाय पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो कीप इन माइंड, मैं रियलिटी बता रहा हूँ जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी पे कमेंट नहीं है ये। यदि किसी को आहत होता है उसके लिए सॉरी भी है। सो क्लियर है, इस बात को इशू न बनाया जाए। लैक ऑफ अवेयरनेस, तो बैंकिंग सिस्टम का क्या अवेयरनेस है, क्या मार्केट होता है, कैसे हम बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होकर अपने रुपए को बढ़ा सकते हैं। तो ये बातों को बहुत सारी पॉपुलेशन जो अनएजुकेटेड है वो सब ये बातें नहीं जान पाती है। तो ये भी एक चैलेंजिंग का काम होता है। और तो इस प्रकार से कईयों चैलेंजेस गवर्नमेंट को एज वेल एज बैंकिंग में आरबीआई के सभी जितनी भी बैंक हैं आरबीआई के अंडर, उनको भी इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या क्या इनोवेशन किए गए हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशन लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है। दैट मीन्स मोबाइल बैंकिंग के द्वारा सभी सर्विसेज जो बैंक की है वो मोबाइल के थ्रू अवेलेबल हो जाती है। चाहे फंड ट्रांसफ़र करना हो या बिल का पेमेंट करना हो या फिर सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता या सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक पहुंचाना हो, तो मोबाइल बैंकिंग जो है वर्चुअली प्लेटफॉर्म है जिससे कि फाइनेंशियल सर्विस लोग बागों तक पहुंचाई जाती है। सेम डिजिटली वॉलेट है। तो डिजिटली वॉलेट एक डिजिटली एक, जैसा अपन फ़ोन पे और पेटीएम पर देखते हैं कि एक ऑप्शन आता है कि आपके वॉलेट में कितने रुपए पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से वर्चुअली अपनी करेंसी को रख सकते हैं। और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के द्वारा भी हम जो है करप्शन को कम कर रहे हैं
और इन फाइनेंशियल इंक्लूज़न को प्रमोट करने के लिए सही व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। कई बार क्या होता था, जब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नहीं था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई ऐसे लोग बाग थे जो सिस्टम में थे ही नहीं है, मतलब जो पैदा ही नहीं हुए थे या जो मर गए थे, वो भी इस योजनाओं का लाभ दूसरे लोग बाग ले रहे थे। तो इससे लॉसेस ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखें, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है, IPPB है, लिवरेजिंग पोस्टल नेटवर्क फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब अभी जब मोदी गवर्नमेंट ने उसके दूसरे कार्यकाल में जब ये डिमांड कई लोग बागों द्वारा उठी कि पोस्टल पेमेंट जो पोस्ट ऑफिस है हमारे, उनको बंद किया जाए, क्योंकि अब इतने सारे टेक्नोलॉजी के साधन अवेलेबल हो गए हैं कि पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत ही नहीं है। लोग बाग उनको यूज़ ही नहीं करते हैं। बेवजह में हम सैलरी दे रहे हैं लोग बागों को। तो गवर्नमेंट ने एक चैलेंजिंग आया गवर्नमेंट के सामने कि इतने सारे लोग बागों को हम कैसे काम से हटा दें, उनके तो रोज़गार पे प्रभाव पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रयास किया जो इंडियन पोस्टल पेमेंट के द्वारा लोग बागों तक, जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ पर बैंक अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के द्वारा लोग बागों तक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन का हम ऑब्जेक्ट पूरा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर इन इंडियन बैंकिंग। अब नेक्स्ट पेज आता है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG फैक्टर इन इंडियन बैंकिंग। दैट मीन्स ESG फैक्टर एंड देयर रेलिवेंस इन इंडियन बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट, इंडियन स्पेसिफिक ESG चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। ये वाला टॉपिक पढ़ना है अपन को। अब आते हैं तो ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव इन इंडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बैंकिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन बैंकिंग प्रैक्टिसेस, ग्रीन बॉन्ड्स, फाइनेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड इको फ्रेंडली लैंडिंग प्रैक्टिसेस। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट के पास इंटरनेशनली प्रेशर रहता है कि पॉल्यूशन को कम किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, और एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होने के नाते भी गवर्नमेंट को इन्वायरमेंटल मुद्दों को की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड जारी करती है। ग्रीन बॉन्ड जारी करके जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाता है, जो कि बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से इशू किया जाता है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट प्रमोट करती है रुपए को कलेक्ट करने के लिए, और जब रुपए कलेक्ट हो जाते हैं, जब बैंकिंग सिस्टम में आ जाते हैं, तो ऐसे रुपए को जो है ऐसे उद्योग में लगाई जाती है, जैसे सोलर एनर्जी में लगा दिया। सोलर एनर्जी से पॉल्यूशन होते ही नहीं है। या फिर लोग बागों तक गैस की सप्लाई को दूर दराज के एरिया तक पहुंचाने के लिए लगा दिया। तो इस प्रकार से लोग बाग लकड़ी, चूल्हे वगैरह कम जलाएं और पॉल्यूशन कम हो, ऐसे कामों कर करके ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। और एक प्रकार से जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी भी देश की कंट्री की होती है। अब नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडियन बैंकिंग। दैट मीन्स सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब होता है एक प्रकार से समावेशी वित्तीय सुविधा सभी लोगों तक पहुंचाना। मतलब सभी लोगों तक फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड कराना ही समावेशी फाइनेंस होता है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मतलब कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी, प्राइवेट सेक्टर अपने लाभ कमाने के साथ साथ भी, अपना प्रॉफिट देखने के साथ साथ भी उनके ऊपर एक जवाबदारी हो कि वो सोशल जो इशू हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी थोड़ा अपने कंधों पर लें और देश के विकास में योगदान दें, ताकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को पूरा कर सकें। तो इस प्रकार से सस्टेनेबल फाइनेंस एंड CSR within the Indian banking sector, how Indian banks contribute to social and community development through CSR. Example, ICICI Bank Rural
डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब आईसीआई बैंक द्वारा रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं। और इस प्रकार से बैंकों की एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल फाइनेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी जवाबदारी को पूरा करें। नेक्स्ट आता है साइनर्जी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल बैंकिंग। तो इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और सस्टेनेबल बैंकिंग में किस प्रकार का कनेक्शन होता है। द कनेक्शन बिटवीन द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल बैंकिंग प्रैक्टिसेस, दैट मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इसके हिसाब से मतलब फाइनेंशियल जो सर्विस हैं, बैंकिंग की जो सर्विस हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति को पहुंचाने का काम कम कीमत पर या फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो हाउ वी कैन प्रोवाइड द ऑल फाइनेंशियल सर्विस एट अ मिनिमम कॉस्ट टू द बैकग्राउंड पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी। देन सस्टेनेबल बैंकिंग क्या होती है, सभी लोगों को, इसमें अमीर भी आ जाएंगे और गरीब भी आ जाएंगे, सभी लोगों तक बैंकिंग सर्विस कैसे प्रोवाइड की जा सकती है उस पर काम करना। वो होता है समावेशी, मतलब सभी लोगों को समाहित कर लेना, सभी लोगों को बैंकिंग जो सर्विस है वो प्रोवाइड करा देना ही सस्टेनेबल बैंकिंग होती है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है। पहला आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। रिस्क को कम करना एक प्रकार से, चाहे वो इंश्योरेंस कराकर हो, कैसे हम अपने लाभ को कम ना होते हुए उसका इंश्योरेंस कर देते हैं ताकि हम अधिक से अधिक हानि होने से बच सकें। दैट मीन्स प्रोवाइड रिस्क मिटिगेशन टूल्स एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इंडिविजुअल और बिजनेस। तो इस प्रकार हम इंडिविजुअली और बिजनेस के लिए जो है इंश्योरेंस करते हैं। जैसे इंडिविजुअली कैसे करेंगे, हम व्यक्ति के लाइफ से संबंधित कर देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर देती हैं, चाहे हम हेल्थ इंश्योरेंस कर देते हैं, व्यक्ति के हेल्थ के लिए कर देते हैं। दूसरा आता है जनरल इंश्योरेंस में मोटर इंश्योरेंस आ जाता है, व्हीकल इंश्योरेंस आ जाता है, ये सब चीज़ें इंडिविजुअल हो जाती हैं। और बिजनेस इंश्योरेंस भी, किसी बिजनेस के लिए भी इंश्योरेंस किया जाता है। इस प्रकार से हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और रिस्क को कम करते हैं इंश्योरेंस के द्वारा। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनफोर्सिन इवेंट एंड लॉसेस, ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं जो हमारे जीवन में होने वाली होती हैं, लॉसेस, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं। इस प्रकार से जो है इम्पोर्टेंस होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। चैलेंजेस फेस वाइल इम्प्लीमेंटिंग बोथ द फाइनेंशियल इंक्लूजन और सस्टेनेबल बैंकिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। तो जब फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम को चलाया जाता है, उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है या सस्टेनेबल बैंकिंग प्रैक्टिस की जाती है, तो किस प्रकार से हमें चैलेंजेस का सामना करना रहता है। सबसे पहला आता है रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स। रूल्स और रेगुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है कि ज़मीनी स्तर पर आम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आते हैं रूल्स और रेगुलेशन, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग काम रहता है ऐसे कॉम्प्लेक्स नियम कानून को समझना। दूसरा आता है कल्चरल कंसीडरेशन, सभी कल्चर को एक साथ कंसीडर करना बैंकिंग सिस्टम में, ये भी एक चैलेंजिंग काम होता है। जैसे कि मैंने बताया, हमारी कंट्रीज़ में कई कल्चर को मानने वाले, कई रिलीजन को मानने वाले, कई धर्म को फॉलो करने वाले, कई सोसाइटी के लोग बाग रहते हैं। जैसा कि मैंने एक उदाहरण में मुस्लिम कल्चर को बताया था कि जो बैंकिंग सिस्टम में आने से परहेज करते हैं। अब लेकिन मुस्लिमों में भी कई वैरायटी रहती है, मैं उन पर नहीं जाना चाहता वरना यहाँ पर सवाल क्रिएट होगा बेवजह में। फिर दूसरा आता है टेक्नोलॉजी रीडनेस, मतलब लोग बाग टेक्नोलॉजी को सीखने में और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में और टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने में अभी भी कई लोग बाग ऐसे हैं जिनको कई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। चाहे गांव में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी ना होना, या फिर वहाँ तक टेक्नोलॉजी को ना पहुँच पाना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का ना हो पाना।
कई बैरियर्स रहते हैं जिसके कारण जो चैलेंजेस का हमें सामना करना रहता है। अब आता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बैंक्स टू अलाइन फाइनेंशियल ग्रोथ विथ सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी चैलेंज के साथ साथ किसी भी काम में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। बैंक टू अलाइन फाइनेंशियल ग्रोथ विद सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो एक प्रकार से बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी है कि फाइनेंशियल ग्रोथ को कैसे किया जाए, किसके साथ। फाइनेंशियल ग्रोथ दैट मीन्स अपने लाभ को बढ़ाने के साथ साथ हम सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हम निभाएं ताकि एक प्रकार से एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, सोसाइटी में बैलेंस्ड रिसोर्सेज का एलोकेशन हो सके, ताकि सभी लोगों की विकास की संभावनाएं और सभी लोगों को अधिक से अधिक संसाधन इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट आता है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल बैंकिंग इन इंडिया। भारत में सस्टेनेबल बैंकिंग के लिए किस प्रकार से इनोवेटिव स्टेप्स लिए गए। इनोवेटिव अप्रोचेस टेलर्ड टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कोलैबोरेशन विथ फिनटेक स्टार्टअप फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन। मतलब सस्टेनेबल सॉल्यूशन के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। किसी भी कंट्री के लिए ज़्यादा पॉपुलेशन का होना एक प्रकार से सही भी होता है, ताकि उसके पास वर्किंग कैपिटल रहती है। लेकिन जब रिसोर्सेज एलोकेशन की बात आती है, संसाधनों को सभी में बांटने की बात आती है, तो बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन के द्वारा के लिए जो है फिनटेक स्टार्टअप को हमने अडॉप्ट किया है, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है, ताकि हम बैंकिंग सर्विसेज को सभी लोगों तक आसानी से एट होम या नियरेस्ट प्लेस तक अवेलेबल करा सकें, जिसमें फिनटेक कंपनी अपनी ऐप के माध्यम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके बैंकों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फॉर एग्जांपल यस बैंक फोकस्ड ऑन फाइनेंसिंग क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो यस बैंक क्या कर रहा है, किस बात पर फोकस कर रहा है, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट मतलब ऐसी एनर्जी जिसमें कि पॉल्यूशन ना हो, जैसे कि सोलर एनर्जी ले लीजिए। इस प्रकार की एनर्जी को प्रमोट करने के लिए यस बैंक द्वारा कई स्टेप उठाए जा रहे हैं। चल भी रहा है कि नहीं, देख लो। चलो, अब आता है मीजरिंग इम्पैक्ट एंड रिपोर्टिंग इन इंडियन बैंकिंग। द इम्पोर्टेंस ऑफ मीजरिंग एंड रिपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ESG रेटिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। एग्जांपल HDFC बैंक ESG डिस्क्लोजर। तो एक प्रकार से जो मीज़र हम करते हैं इम्पैक्ट का, कि जो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन बैंक द्वारा किया जाता है, एक रिपोर्ट बनाई जा रही है बैंकिंग सिस्टम में किस प्रकार से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करते हैं, इस प्रकार का मीज़र करना और एक रिपोर्ट बनाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ताकि हम एक पैरामीटर सेट कर सकें कि हम उस लक्ष्य को जो हमने तय किया था उसको तक पहुंच पा रहे हैं कि भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ESG रेटिंग है इसका इसका एक जरिया। ESG रेटिंग के द्वारा इम्पैक्ट असेसमेंट है या ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग है, मतलब पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट बनाना, मतलब सभी लोगों की राय लेना उस पर सही बनना। गवर्नमेंट या बैंकिंग अपनी रिपोर्ट खुद से बनाएंगी तो हो सकता है कि वो खुद ही अपने को बढ़ा सकती हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। दैट मीन पारदर्शी, सभी लोगों को उसमें आमजन की राय को समाहित किया जाता है, ताकि एक प्रकार से पारदर्शी रिपोर्ट तैयार हो सके। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक्स ESG डिस्क्लोजर है, ये इसका एक एग्जांपल है। तो दैट मीन्स HDFC बैंक क्या करता है, ESG डिस्क्लोजर करता है, मतलब अपनी जो ESG की रिपोर्ट रहती है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करता है, ताकि लोग बागों को बताता है बैंकिंग सिस्टम में किस प्रकार से प्राइवेट बैंक भी अपने सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा रहे हैं। अब आता है स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ बैंकिंग इन ESG in India. Strategic significance of ESG integration of the Indian bank.
highlight long-term stakeholders value create while aligning with global trends. Example Kotak Mahindra Bank ESG initiative. तो किस प्रकार से स्ट्रेटजी बना करके बैंक अपनी ESG मतलब एनवायरमेंटल सोशल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करते हैं। फॉर इंस्टेंस यदि देखा जाए तो मान लीजिए किसी भी बैंक के लिए मार्केट से या फिर जनता से लॉन्ग टर्म के लिए वित्तीय सहायता ले पाना बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो समाज में कुछ ऐसे सोशल इशू को, जैसा कि इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो गरीबों को लेकर हो, चाहे वो पॉल्यूशन को लेकर हो, ऐसे मुद्दों को टारगेट करके गवर्नमेंट प्रयास करती है या बैंक प्रयास करती है कि ऐसे बॉन्ड जारी किए जाएं ताकि लोग बाग सेंसिटिव इन मुद्दे को लेकर के उन बॉन्ड्स को खरीद सके, और जिन पर भी की गवर्नमेंट और बैंक द्वारा अच्छा ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है ताकि लोग बाग इसको अच्छे से अडॉप्ट कर सकें और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड लॉन्ग टर्म के लिए जुटा सकें। इस प्रकार से ESG मतलब एनवायरमेंटल सोशल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट द्वारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया जाता है। फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक ESG इनिशिएटिव।